education is the only option. हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोग यूपी टेट के लिए ज्योग्राफी का संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हैं केवल एक वीडियो में? तो एकदम सही चैनल पे आ गए हैं, एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 180 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। रैपिड फायर के रूप में हम लोग इसको देखने वाले हैं, एक लगातार 180 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्लास 6 से 8 तक का पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूपी टेट के लिए। पहला प्रश्न देखिए हमारे सामने है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को क्या कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप बताइए। तो हम सब जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं पूर्णिमा, या कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है पूर्णमासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं। बहुत सारे लोग ना इसमें ग्रह, उपग्रह, दुनिया भर की चीजों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप याद रखना, तो उन्हें कहा जाता है खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि इन्हें हम कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? स्टार्स। और जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है? स्टार है। आगे देखिए कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियां हैं इनको हम क्या कहते हैं, बताइए फटाफट। तो इन्हीं को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ कहा जा रहा है सप्तऋषि, और इन्हीं को कहते हैं सप्तर्षि। ठीक है, तो जो भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिले, जैसा भी मिले, आप उसी को टिक कर लीजिएगा फौरन। तो सप्तर्षि अर्थात 7 तारों का समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो आप ध्यान रखना, ये हो जाएगा अर्सा मेजर। क्या हो जाएगा? अर्सा मेजर। ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और अर्सा मेजर के साथ साथ हो सकता है आपको बिग बियर भी लिखने को मिले, या दोनों में से कोई एक चीज, तो जो भी मिले उसको आप एग्जाम में टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे, बताइए फौरन। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव तारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्रुव तारा। और आप याद रखना कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा का सूचक होता है। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है ध्रुव तारा। यहाँ देखिए ग्रह यानी प्लैनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ग्रीक। ठीक है, कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया है। आगे देखिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे नजदीक कौन सा है हमारा? तो सबसे नजदीक हमारा बुध है। बुध के साथ आता है हमारा, मतलब बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद आता है हमारा मंगल। क्या आता है? पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो आप याद रखना इस पॉइंट को। देख लीजिए ध्यान से कि सबसे पहले तो बुध यानी कि सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो है बुध, देन शुक्र, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। आगे देखिए सौर मंडल में किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो बताइए कौन हो जाएगा? ये है हमारा शुक्र। क्या है? शुक्र। ठीक है, यानी कि विनस। आगे देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ग्लोब वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें वो कह रहे थे कि ग्लोब को हम लोग ना पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों मानते हैं, और उसमें एक उत्तर दिया गया था क्योंकि ये मतलब पृथ्वी गोल है। अब बताओ क्या हमारी पृथ्वी गोल है? नहीं ना। तो जब हमारी पृथ्वी ही गोल नहीं है तो हम लोग ग्लोब को केवल इस वजह से कि वो गोला है कैसे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप मान लेंगे? और उसका उत्तर जो है ना वो आंसर की ने यही दिया हुआ था आंसर की में कि भाई पृथ्वी गोल है, मतलब जो ग्लोब है वो गोल है, इस वजह से हम मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी को समझने का प्रतिरूप है। तो वो सरासर उत्तर गलत था, उसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है, चैलेंज करना भी चाहिए था। खैर ध्यान रखिएगा जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है, और इसका जो आकृति है वो कैसा है? जियोइड अर्थात भू आब। कैसा है? भू आब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है, तो आप याद रखना कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है, तो लगभग 8 मिनट लगता है। आप मुझे एग्जैक्ट टाइम कमेंट करके बता सकते हैं। फिर देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसकी जो डेट है वो आपको याद होना चाहिए, 20 जुलाई 1969। ठीक है, कब है? तो 20 जुलाई 1969, और यहाँ पे मैंने लिख करके दे दिया है। फिर देखिए कह रहे हैं कि एस्ट्रॉयड्स यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये तो बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप याद रखना कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रैपिड फायर टेस्ट है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब व्याख्या वगैरह नहीं देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन और उत्तर करते हुए चलेंगे।
आगे देखिए कह रहे हैं कि उल्का पिंड यानी कि जो मेट्रॉइड्स हैं ये किसके बने होते हैं, तो आप याद रखना कि किसके बने हैं, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं मेट्रॉइड्स, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसी को तो कहा जाता है एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्सिस। आगे देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, कुल मिला के इसकी बात हो रही है, और ये है हमारी 0 डिग्री। आगे देखिए अगला जो है, और इसी 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। देखिए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है, एक ही बार में बता दे रहे हैं, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा। अगला जो क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर देखिए मकर रेखा की बात हो रही है, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा। यहाँ देखिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा होती है, कई बार बताया हुआ है, इवन ये मतलब जो हमारा एनिमेशन है उसके माध्यम से भी बताया हुआ है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन इट मीन्स उष्ण कटिबंध। आगे देखिए कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है जिसमें ठंड बहुत होती है उसे क्या कहते हैं। इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें दरअसल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, जो हमारा 66 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री अक्षांश है उसको उन्होंने उत्तर ध्रुव वृत्त ही दिया हुआ था। बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, पर वो इजी सा क्वेश्चन था। तो आपको ना 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के जो 90 डिग्री अक्षांश है उनके मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका हो जाएगा उत्तर फ्रिजिड जोन, ठीक है, यानी कि शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रमुख यामियोत्तर यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है इसका मान क्या होता है, तो ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, क्या है 0 डिग्री देशांतर, और ये वही 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। फिर देखिए भारत का मानक समय किस रेखा को माना जाता है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 82.5 डिग्री पूर्व, किसको, 82.5 डिग्री पूर्व को। आगे देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, तो आप याद रखना 15 डिग्री घूम जाती है, कितना, 15 डिग्री। कह रहे हैं भारत का जो समय है लंदन के समय से कितना आगे है, कई बार बताया हुआ है +5:30, ठीक है, कितना है +5:30 अर्थात 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है, इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार यूपी मतलब कि सीटेट वाले एग्जाम में, तो आपको पता ही होगा कि जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन, क्या कहते हैं, घूर्णन। फिर आगे जो है वो है कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण, क्या कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात इनको विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रदीप्ति वृत्त, क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे देखिए, और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन वगैरह भी आ गया है, 27 से तो फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हो जाएगा यूपी टेट का। तो अगर अब भी आप लोग सोच रहे हैं कि आगे और नज़दीक आने दो तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यूपी टेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, आप इसको 1 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे, वो भी एसएसटी तो बिल्कुल नहीं। फिर देखिए कह रहे हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में आप याद रखना 366 डेज होते हैं, कितने होते हैं, 366 डेज। आगे देखिए कह रहे हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहेंगे इसको, तो इसी को कहा जाता है उत्तर अयनांत, क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत, ठीक है। आगे देखिए तो समर सोलिस्टिस इसी को कहा जाता है। कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इसे क्या कहते हैं, तो जब ये समर है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला विंटर हो जाएगा, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, ठीक है, यानी कि दक्षिण अयनांत। फिर देखिए कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब माने जाते हैं, तो इक्विनॉक्स की घटना है कुल मिलाकर के, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर, कब, 23 सितंबर, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत पठार इनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो पर्वत पठार मैदान नदियां इन सबको दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वो होता है हमारा फिजिकल, क्या होता है, फिजिकल, ठीक है। और जो बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड करने वाला मैप होता है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल। आगे देखिए कह रहे हैं कि राज्यों नगरों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल, कौन सा हो जाएगा, पॉलिटिकल, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है वो कह रहे हैं कि विशेष जानकारी जैसे वर्षा वन देने के वाला जो मानचित्र है उसको क्या कहते हैं, तो यही तो है वो कौन सा,
थीमेटिक, कौन सा है? थीमेटिक, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो थीमेटिक मतलब कि क्या बोलते हैं, मैप होते हैं, वो विशेष जानकारी जैसे वर्षा वितरण वाला कोई क्षेत्र है, वन है, इन सब के बारे में बताता है, इन सब के बारे में जानकारी देता है। कह रहे हैं कि मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो आप याद रखना, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या हो जाएगा? दूरी, दिशा और प्रतीक, प्रतीक, ठीक है। तो दूरी, दिशा और प्रतीक जो है ये मानचित्र के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। फिर देखिए, जलाशयों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा नीला। क्या हो जाएगा? नीला, ठीक है। आगे देखें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पठारों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? ये तो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पीला, यानी कि येलो। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पर्वत होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम कौन से कलर का यूज करते हैं मैप में? तो आप याद रखना, उसके लिए हम लोग भूरा कलर का यूज करते हैं। कौन सा? भूरा, ठीक है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, इस तरह से उसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और हाँ, इसकी जो ऊंचाई है ना, हो सकता है आपको कहीं कहीं 8850 मीटर या 8848 मीटर, जो भी आपको मिले, इन्हीं दोनों में से एक मिलेगी, वही टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? इसी को ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है। तो आप याद रखना, ये हो जाएगा हमारा मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। और कहाँ पे है? तो ये है हमारे पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। आगे देखिए, और इसी पैसिफिक ओशन को हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है, जिसकी आकृति ओ आकार की है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जो हमारे यूपी का सुपर टेट हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो आप याद रखना, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। और यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमारे सीटेट के एग्जाम में, और कह रहे हैं कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि द्वीप किसे कहते हैं, फिर उसके बाद महाद्वीप तो आप सब जानते ही हैं। द्वीप के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है, उसे हम कहते हैं द्वीप। और जो हमारा मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके चारों ओर देखिए पानी है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि यस अक्षर के आकार वाला महासागर कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया कि ओ आकार का हमारा पैसिफिक ओशन है, वैसे ही जो यस आकार का है वो है हमारा अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा हमारा अटलांटिक ओशन, यानी ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। फिर देखिए, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस बार मतलब जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और मैंने कई बार अपने मतलब क्वेश्चंस के माध्यम से इसको बताया भी है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में 78% के आसपास क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है हमारी ऑक्सीजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर क्या है? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। और ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जल, स्थल और इसके साथ साथ वायु का वो सकरा भाग जहाँ पे जीवन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्थल, जल और हवा का वह सीमित भाग जहाँ पे जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहे हैं कि पर्वत और पठार में मुख्य अंतर क्या है? बताइए, हम लोग कैसे जानेंगे कि जो कौन सा स्थल है जो पर्वत है और कौन सा है पठार? तो इसको ना इसकी आकृति के हिसाब से ही देख करके आपको समझना पड़ेगा। कैसे? तो आप देखिए, जो हमारे पठार होते हैं ना, उनका जो ऊंचाई वाला भाग होता है वो सपाट टाइप का होता है, मेज के आकार का होता है। वही जो हमारे पर्वत हैं उनका चोटी टाइप का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसका जो सही उत्तर मानेंगे वो क्या मानेंगे कि ऊंचाई और ढाल, तो जो पठार है वो ऊपर से मेज जैसे सपाट होते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? बताइए, ये कैसे पर्वत हैं? क्या ये बृहस्पति पर्वत है या फिर ये कोई और पर्वत है? बताइए कौन सा हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा ये ना हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यानी कि कैसे माउंटेन्स हैं, वलित, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं हमारे हिमालय और आल्प्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। आगे देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और ये भी पता नहीं कितने बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली, ठीक है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारे भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 51 भी करवा दिया है। प्लीज अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए। हाइप करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस हमारा जो कंटेंट है वो अन्य बच्चों के पास पहुंचेगा, और मतलब जो यूट्यूब है ना वो खुद प्रमोट करेगा कि हाँ वीडियो इंगेजिंग है, लोगों के काम की है, तो वो अन्य लोगों के पास इंप्रेशन भेजेगा, और आपका इससे कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है। जैसे लाइक करने पे कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही हाइप करने पे कोई नुकसान नहीं होगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि जब बहुत बड़ा भाग टूटता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है तो उससे कौन से पर्वत बनते हैं, यही तो है हमारे भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। कौन से, भ्रंशोत पर्वत। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि यूरोप की जो राइन घाटी है ये किस प्रकार के पर्वत का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भ्रंशोत पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। आगे देखिए कह रहे हैं कि दक्कन का पठार किससे बना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा दक्कन का पठार है वो किससे बना है। तो आप याद रखना कि ये लावा से बना है। किससे बना है, लावा से। आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन है नहीं तो बताएं, डेली डेली हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वही ऑप्शन ही फटाफट दिमाग में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत हमारा है उसका विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखना ये हो जाएगा हमारा 3200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर। आगे देखिए कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण हमने देख लिया 3200 किलोमीटर, अब आपको पूर्व से पश्चिम बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2900 किलोमीटर। पता है इससे क्वेश्चन बनता है कि आप बताओ कि मतलब कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा मतलब कि क्षेत्रफल वाला है या पूर्व से पश्चिम में। तो आप कहना कि जो हमारा भारत देश का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक में ज़्यादा मतलब कि उसका क्षेत्रफल है। क्यों, क्योंकि वो 3200 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तो केवल और केवल 2900 किलोमीटर है। फिर देखिए भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा। और भारत देश के 8 जो है स्टेट से होकर के गुजरती है, जिसके लिए ना हमारा मतलब एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक्स है, बहुत पुरानी ट्रिक्स है, हमने गूगल पे ही देखा था। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। इससे क्वेश्चन बनता है, इसमें मित्र को जो है मतलब मिजोरम और मणिपुर देख करके कंफ्यूज करते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए, मी है यानी कि मिजोरम है, मणिपुर इसमें नहीं आता है। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए। क्या हमारा यूपी सबसे बड़ा स्टेट है क्या क्षेत्रफल के हिसाब से, नहीं। हमारा जो यूपी है ना वो 4th पोजीशन पे आता है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये होना चाहिए अपना राजस्थान, ठीक है। आगे देखिए पाक जल संधि किन देशों के मध्य है, तो आप याद रखना कि भारत देश, ठीक है, जो हमारे भारत का दक्षिणी इलाका है, जो तमिलनाडु वाला रीजन है, और जो श्रीलंका है, श्रीलंका, इनके मध्य में आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और किसके मध्य, पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं, पाक से ना पाकिस्तान पे मत जाइएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। फिर देखिए अरब सागर में गिरने वाली जो 2 प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो एग्जैक्टली ना आपसे वही पूछा जा रहा है जो हमने अभी देखा हुआ था नर्मदा और तापी के बारे में। तो वही है कि जो हमारी नर्मदा नदी है ये किधर अपना जो जल है वो विसर्जन करती है, तो ये अरब सागर में, ठीक है। और अरब सागर में अपना जल गिराने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता, वो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा और तापी। फिर देखिए सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा। क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और इसको कहा भी जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखिए प्रवाल क्या होते हैं, यानी कि कोरल क्या है, तो ये दरअसल कुछ और नहीं होते हैं, जो छोटे हमारे समुद्री जीव जंतु होते हैं ना उनके कंकाल को ही हम लोग कह देते हैं प्रवाल यानी कि कोरल। तो यहाँ पे देख लीजिए कि छोटे जो समुद्री जंतु हैं पॉलिप, इन्हीं के कंकाल को कहा जाता है प्रवाल यानी कि कोरल। फिर देखिए भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून नहीं, कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। तो आपको पता है 2 तरह के मानसून हम लोग देखते हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम और एक है उत्तर पूर्वी।
उत्तर पूर्वी है कि उत्तर पश्चिमी है, फटाफट बताइए। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत देश का दक्षिणी इलाका है, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा भारत है, इसका दक्षिणी इलाका, यहाँ पे देखिए केरला है। केरला, आपको पता है कि भारत देश में जो मतलब कि सर्वप्रथम मानसून है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यही केरला में, ठीक है। केरल का जो तट है उसको आपको पता होना चाहिए, वो है हमारा कोरोमंडल या फिर मालाबार। ध्यान रखिएगा, केरल का है मालाबार तट, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, मालाबार तट। तो जो हमारे केरला का मालाबार तट है, यहीं पे सर्वाधिक जो है जो मानसून है उससे सर्वप्रथम यहीं पे वर्षा होती है। और ये कौन सा मानसून है, तो दिशाओं से आप उसको याद रखना, ये हो जाएगा हमारा मतलब कि इधर आता है पश्चिम, इधर दक्षिण, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो वर्षा मुख्य रूप से होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और सर्वप्रथम जो मानसून है उसकी एंट्री कहाँ होती है, केरला में, ठीक है। और तट का नाम तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मालाबार और जो हमारा कोरोमंडल तट है वो। तो आप याद रखना कि जो कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु का है, जबकि मालाबार जो है वो हमारे केरला का है। ये देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कौन से मौसम में होती है, यानी कि ठंडियों में होती है या फिर गर्मियों में होती है। तो आप याद रखना, यहाँ पे जो बारिश होती है सर्वाधिक मात्रा में वो शीत ऋतु में, यानी कि ठंडियों में होती है, लौटते हुए मानसून से, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बार बार ऑप्शन याद आते हैं। आगे देखिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप याद रखना, होती तो अपने भारत देश में ही है। हाँ, मौसिनराम और चेरापूंजी में कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी के लिए आप याद रखना मौसिनराम, ठीक है। आगे देखिए, मेघालय में है मौसिनराम। कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यही तो है वो वन जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन, ठीक है। तो सदाबहार वन इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को ही कहा जाता है। तो ये रहा हमारा उत्तर, यानी कि सदाबहार वन। आगे देखिए, कौन से वन वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये समझ तो आ ही रहा होगा कि पतझड़ टाइप के वन है। जैसे अभी देखिए हम लोगों के यहाँ जो नीम वगैरह है वो अपनी पत्तियां गिरा चुकी हैं। और पत्तियां क्यों गिराती है ये तो हमने कई बार बताया हुआ है। तो बताइए कि वो कौन से प्रकार के वन है जो एक निश्चित टाइम पीरियड में अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, यानी कि डिसिडुअस फॉरेस्ट। आगे देखिए, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि ऐसा पानी जो मीठा होगा वहां नहीं मिलेंगे, बल्कि खारे पानी में मिलते हैं हमारे मैंग्रोव्स। नेक्स्ट देखिए, और हमारे भारत देश में सुंदर वन, ये आप समझ ही रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ पता हो या ना पता हो, जो हिम तेंदुआ है वो जाहिर सी बात है थार के रेगिस्तान में तो पाया नहीं जाएगा, यानी कि राजस्थान में नहीं, तो कहाँ मिलेगा, जहाँ भाई बर्फ वर्फ होगी। और हमारे यहाँ जो बर्फ है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लद्दाख या हिमालय क्षेत्र। आगे देखिए, एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस का निवास स्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। बताइए, जो एशियाई मतलब कि शेर हैं वो कहाँ पे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा गुजरात का जो गिर वन है वो, ठीक है। तो गिर जो जंगल है गुजरात में, वहाँ आपको मतलब एशियन या एशियाटिक लायंस देखने को मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं, तो बताइए कौन से हैं पर्यावरण के मुख्य घटक। तो हमारी एनसीईआरटी में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने, 3 मुख्य घटक, कौन कौन से, तो आप याद रखना, एक तो प्राकृतिक यानी कि जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, दूसरे मानव निर्मित यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं, फिर चाहे वो सड़क हो चाहे वो फर्नीचर हो कुछ भी, ठीक है, या और तीसरा खुद मानव, जो मानव है वो भी पर्यावरण का प्रमुख घटक माना जाता है। तो 3 पर्यावरण के प्रमुख घटक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 7। हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का वो ठोस भाग या ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, जल मंडल, स्थल मंडल या फिर कोई और मंडल। तो आप याद रखना, ये है हमारा स्थल मंडल, क्या है, स्थल मंडल, ठीक है। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यही तो है हमारा इकोसिस्टम, क्या है, इकोसिस्टम, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं पारितंत्र। आगे देखिए, कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं, क्या 11 जुलाई को मनाते हैं क्या विश्व पर्यावरण दिवस, नहीं ना। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 जून, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आज है हमारा 22 मार्च, और आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आज के दिन, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम क्या है, तो आप समझ ही रहे होंगे, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी कि आपके पास जो है पेन है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, आप मुझे मतलब कि पेंसिल दे सकते हैं,
सॉरी देखो कुछ भी, देखिए सपोज दैट आपके पास पेन पेंसिल दोनों है, मेरे पास रबर है, तो मैं कहूँगी भाई साहब रबर ले लो, मुझे पेंसिल दे दो। या हमारे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, हम चाहते हैं कि हमें चावल जो है मिल जाए, आपको गेहूं मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना सामान दे करके आपका ले लेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो जब मतलब कि सिक्के वगैरह नहीं थे, नोट वगैरह नहीं थी, तो उस समय व्यापार के लिए कौन सी पद्धति काम आती थी, यही वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि धन के बिना वस्तुओं की अदला बदली। कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, और इसको तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो हमारी धरती है उसको जो है, मतलब यहाँ ऐसे बनाना ठीक नहीं होगा, ऐसे बनाना ठीक होगा, कि हम लोग अपनी धरती को जो 3 परत है उसमें पढ़ते हैं। पहला सबसे ऊपरी जो परत है वो है हमारा क्रस्ट, और उसके बाद आता है मेंटल, और सबसे निचला जो है वो है कोर। ठीक है, सबसे निचला क्या है, कोर। तो आप याद रखना है, यही 3 परतें हैं जिनके बारे में हमें मतलब जानना होता है। यूपी टेट में ऑलरेडी पूछा गया है 2020 वाले क्वेश्चन में, मतलब 2020 में जो एग्जाम हुआ था, जो मैंने दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोर। आगे देखिए, और इसी क्रस्ट को परपटी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कह रहे हैं कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनती है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप देख लीजिए, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं शियोल। क्या कहते हैं, शियोल। और अगर आपसे यहाँ महाद्वीपीय के बदले लिखा होता कि महासागरीय जो संहति है उसे मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो महाद्वीपीय है या फिर महासागरीय है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी कि अगर महाद्वीपीय है तो ये हो जाएगा शियोल, और महासागरीय है तो वो हो जाएगा शीमा। फिर देखिए, महासागर की परपटी मुख्य रूप से किससे बनी है, बस वही वाला हो जाएगा शीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। आगे देखिए कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी कि जो क्रोड है वो किससे बनी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नीफे, यानी कि निकिल और फेरस। फेरस इट मीन्स आयरन। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीफे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से कौन सी चट्टान बनती है। तो 3 तरह की चट्टानों के बारे में हमने कई बार अपने मतलब वीडियोस में बताया हुआ है, और वो 3 तरह की चट्टानें कौन सी हैं। एक तो है हमारा आग्नेय, दूसरी है हमारी मतलब कि अवसादी, और तीसरी है हमारी रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, ये 3 तरह की चट्टानें। तो जो हमारी धरती के भीतर का मतलब कि द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर के चेंज होता है लावा में, और उसी लावे से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक चट्टान, या उसी को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये देखिए आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक्स, और इन्हीं को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और आगे देखिए, आग्नेय शैल कितने प्रकार की होती हैं, तो आप ध्यान रखना 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्भेदी और दूसरी बहिर्भेदी। फिर अगला देखिए कि बेसाल्ट यानी दक्कन का जो पठार है वो किस प्रकार की शैल से बना हुआ है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टान का बना है, लेकिन कौन सी, तो अंतर्भेदी या फिर बहिर्भेदी, आप याद रखना बहिर्भेदी। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। फिर देखिए, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो भाई ये मतलब फास्ट रिवीजन वाला सेशन है ना, इसमें हम लोग एकदम फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं एरोप्लेन की स्पीड से। चलिए, तो बताइए फॉसिल्स किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, जो जीवाश्म हैं वो ना तो आग्नेय शैल में मिलेंगे, ना कायांतरित में मिलेंगे, केवल और केवल कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में। कहाँ मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में। आगे देखिए, और अवसादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन संगमरमर में बदल जाता है, और ये किसका एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल करके जब आग्नेय या रूप मतलब कि अवसादी शैल चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, कि उसका रूपांतरण या कायांतरण हुआ है, तो किसमें चेंज होगी, कायांतरण या कायांतरित शैल में। तो आप देखिए चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका चूने पत्थर का क्या हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, अर्थात इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कायांतरित या रूपांतरित सेल। ठीक है, आगे देखिए, मेटामॉर्फिक इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कह रहे हैं कि भूपर्पटी में अनेक बड़ी और छोटी कठोर पट्टियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है अस्थल मंडलीय प्लेटें। क्या कहते हैं, अस्थल मंडलीय प्लेटें। ठीक है, आगे देखिए, और हाँ अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और भी रिवीजन सेशन लाऊं जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। संडे स्पेशल क्लास में हम थोड़ा ऐसे रैपिड फायर टाइप की ही चीज़ें करवाने वाले हैं। और अब
अगर अभी भी आप लोगों में जुनून नहीं आ रहा है तो मतलब कब लाइएगा जुनून। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखिए ये जो महीना हमारा मार्च वाला है ना, ये लगभग समापन की ओर ही है। तो आप लोग अप्रैल, मई, जून, बस यही मतलब महीने मान के मान के चलिए कि हाँ यही आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। और यकीन मानिए कि यूपी टेट का जो सिलेबस है ना, वो सी टेट की अपेक्षा बहुत वार्ड है, बहुत बड़ा है और बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं। आपको मतलब ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है अगर आपने इसकी ढंग से प्रिपरेशन नहीं की तो ईमानदारी से ढंग से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, वरना 1-1 हज़ार रुपए का फॉर्म कितनी बार भरिएगा। और देख रहे हैं 4 साल के बाद आया भी है, ठीक है। तो कर लीजिए ना, एक ही बार में ख़त्म करिए। एक बार में अगर पास हो गए तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड भी है, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि बार बार करना है। पहले तो ये 7 साल के लिए ही मान्य हुआ करता था। अब तो मतलब उस दिन नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि जिस दिन से ये इसका जो आपको परिणाम है वो मिलेगा, उस दिन से पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, एक बार पास कीजिए, लाइफ टाइम के लिए ऐश कीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आगे देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ हो गया ना ये वाला। कह रहे हैं कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो अंतर में मतलब कि अंदर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अंतर से ही कुछ होगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्जनित बल। क्या हो जाएगा? अंतर्जनित बल। ठीक है, आगे देखिए। और यही अगर बाहर होता तो वो हो जाता बहिर्जनित बल। कह रहे हैं कि भूकंप के उद्गम केंद्र यानी फोकस के ठीक ऊपर सतह पर जो बिंदु स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपरी सतह पे क्या होता है उसको आपको बताना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, ठीक है, क्या कहते हैं? एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो जो न्यूज़ वगैरह में जब भी भूकंप की आप बातें सुनते होंगे ना, वो कोई ये नहीं बताता कि उसका फोकस कहाँ है। क्या लोग बताते हैं? एपी सेंटर कहाँ है, यानी कि सर्वप्रथम जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं। तो हम सबको पता है रिएक्टर स्केल में मापते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नदी के विसर्प जब मुख्य नदी से कट जाते हैं तो उससे कौन सी झील बनती है। कई बार बताया, इसी से बनती है गोखुर झील। क्या बनती है? गोखुर झील, यानी कि गाय के खुर के आकार की, और इसी को कहा जाता है चाप झील या ऑक्सबो लेक। फिर देखिए, नदी के मुहाने पर मलबे के जमाव से किसका निर्माण होता है। बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो यही तो है डेल्टा। क्या है? डेल्टा, ठीक है। इसका ये कलर अच्छा कम लग रहा है ना, रेड वाला बढ़िया लगता है इस पे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि रेगिस्तान में हवा के द्वारा बनाए गए जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऐसे अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनसे क्या बनता है। मतलब जब हम एनसीईआरटी कवर करा रहे थे सीटेट के लिए तो उसमें ना दिखाया हुआ था चित्र में भी। तो उन्हीं को कहा जाता है बरखान। क्या कहते हैं? बरखान, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं उनको क्या कहा जाए। तो इसे कहते हैं हम लोग मोरेन। क्या कहते हैं? मोरेन, या फिर हिंदी में कहा जाता है हिमोड़। क्या कहते हैं? हिमोड़। हिंदी अंग्रेजी दोनों का ही नाम याद रखिएगा। हो सकता है अंग्रेजी वाला नाम ही देवनागरी लिपि में लिख करके आपको एग्जाम में दे दिया जाए, तो इस वजह से ना मतलब डरिएगा नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट परत कौन सी है। तो ऑफ कोर्स जो सबसे निचली सतह है यानी कि क्षोभ मंडल, वही हो जाएगा। सारे के सारे जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो यहीं पे होती हैं। आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। शायद ही मतलब देश के भीतर ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जा चुका हो, ठीक है। तो भाई याद रखना है आपको कि समताप मंडल, ठीक है, कहाँ पे? समताप मंडल में आपको देखने को मिलती है ओजोन लेयर, ठीक है, कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कौन सी परत सबसे आदर्श है। तो वही स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि हमारा जो समताप मंडल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे ना मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वो देखने को बहुत कम मिलती है, मतलब होती ही नहीं है। मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वो तो आपको हमारे क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेंगी। और ये जो हमारे मंडल है ना, पांचों मंडल, इनको लेकर के मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाया हुआ है एनिमेशन के माध्यम से। आप उसको एक बार देखें, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उस शॉर्ट्स का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, ठीक है। कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है वो कौन से परत में जल जाते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 1000 बार ये हमारे एग्जाम से पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा मीजोस्फेयर। कौन सा? मीजोस्फेयर, ठीक है। फिर देखिए, रेडियो संचार यानी रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सी परत मदद करती है। तो आयनोस्फेयर, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य वायुमंडल। फिर देखिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। दो चीजें हैं, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है और वो दो जिसे मतलब जो पृथ्वी है वो परावर्तित कर देती है। इनसे दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है उसे तो हम कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। लेकिन जिसको वो वापस कर देती है उसे क्या कहते हैं? एल्विडो, ठीक है, एल्विडो। और सर्वाधिक जो एल्विडो होता है वो ताजी बर्फ का होता है, और जो मतलब कि सबसे कम एल्विडो होता है वो होता है कालिक का, ठीक है। आगे देखिए,
तो आपतन या इंसुलेशन आपको याद रखना है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको धरती रोक लेती है उसे कहा जाता है इंसुलेशन। फिर देखिए एयर प्रेशर यानी कि जो वायु दाब है ये सबसे अधिक कहाँ होता है। और हाँ देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि शतक लग गया, 100 खत्म हो गए, अब केवल और केवल 80 बचे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने 1-2 मित्रों को, और वीडियो को प्लीज़ 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 हाइप कर दिया करिए, इससे ना कोई आपको नुकसान नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वायु दाब यानी एयर प्रेशर सर्वाधिक कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए एयर प्रेशर कहाँ पे सर्वाधिक होता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप याद रखना जो हमारे समुद्री लेवल है यानी कि जो हमारा सी लेवल है सर्वाधिक वहाँ पे होता है एयर प्रेशर, ठीक है। सी देखिए समुद्र स्तर पर। कह रहे हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं। तो यही तो है ये वाटर साइकिल, क्या है वाटर साइकिल, ठीक है। इसी में ठोस द्रव गैस तीनों जो फॉर्म है वो अपना चेंज करता रहता है हमारा जल। आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है लवणता यानी कि सैलिनिटी क्या है, यानी कि नमक, बताइए क्या है। तो जो हमारे महासागर है उसके पानी में स्थित जो समुद्र मतलब कि नमक की मात्रा है उसे हम लोग कह देते हैं लवणता, यानी कि 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा है उसे हम कहते हैं लवणता। कह रहे हैं कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और नीचे गिरना ये क्या कहलाता है। तो ये होता है हमारा ज्वार भाटा। इससे संबंधित ना बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने एक मतलब कि वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ज्वार भाटा कब सबसे बड़ा वाला ज्वार आता है, कब सबसे छोटा वाला ज्वार भाटा आता है, सब समझाया हुआ है, क्यों आता है ये भी बताया हुआ है, लहरें क्या हैं, तरंगे क्या हैं, सुनामी क्या है, सब। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी, पिन क्या करूंगी बस लगा दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में ही आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, एक ही बार में, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए तो ये होगा उत्तर हमारा मतलब टाइड यानी कि ज्वार भाटा। कह रहे हैं कि सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं, बताइए सबसे ऊंचे ज्वार कब आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी हमारा जो सीटेट का एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। तो आप याद रखना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे उस टाइप में कुल मिला करके जो सबसे ऊंचे ज्वार हैं वो आते हैं, ठीक है। आगे देखिए लैब्राडोर महासागरीय धारा कौन सी है, बताइए। ये क्वेश्चन अभी जो हमने इसके पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है यूपी टेट का, उसमें देखिए ये धाराओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, तो इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। वैसे ही सिलेबस जो है ये यही है कुल मिला करके 6 to 8 का ही, तो जाहिर सी बात है उसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है उससे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो बताइए लैब्राडोर महासागरीय धारा कौन सी है, ठंडी है या फिर तो याद रखिएगा ये हमारी ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है, अर्थात शीत जलधारा है। और पता है ये जो जलधाराएं हैं ये एग्जैक्टली कुछ खास नहीं, समुद्र के भीतर नदियों का काम करती है, यानी कि समुद्र के भीतर नदियां हैं उन्हीं को हम कह देते हैं कि भैया ये जलधाराएं हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम ये कैसी जलधारा है, नाम से देखिए गल्फ स्ट्रीम तो गर्म होगी, ठीक है, कैसी होगी, गर्म। आगे देखिए सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखना जापानी लैंग्वेज का शब्द है सुनामी, ठीक है। इसको तू सुनामी ऐसे इसकी ये देखिए लिखा तो है तू टी सुनामी ऐसे करके। आगे देखिए कह रहे हैं कि किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, बताइए किन्हें कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, बताइए कौन हो जाएगा, लंग्स ऑफ अर्थ। तो हमारे जो अमेजोन के जंगल हैं, अमेजन, ठीक है, तो अमेजन फ्लिपकार्ट वो शॉपिंग ऐप नहीं अमेजन का जो जंगल है उसको मतलब कि कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। कहाँ पे मिलते हैं, तो जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ब्राज़ील जो है उधर, ठीक है। आगे देखिए अमेजन के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। इनसे क्वेश्चन खूब बनते हैं हमारे एग्जाम में। फिर देखिए एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा वाला सांप है, सबसे बड़ा सांप, बताइए कहाँ मिलता है, वो भी यहीं पे मिलता है अमेजोन के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो जंगल है वहाँ, अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। फिर देखिए सिट्रस यानी कि खट्टे जो फल हैं जैसे संतरा हो गया, अंगूर, इनकी खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, तो आप याद रखना इसके लिए ना जो मेडिटेरेनियन है यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु वो इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर ये देखिए भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागरीय वनस्पति। कह रहे हैं कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, तो बस इन्हें ही कहा जाता है, भूमध्य सागरीय जो है उन्हीं को ही कहा जाता है विश्व का फलोद्यान, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को। फिर कह रहे हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट की लकड़ियों का उपयोग किस में होता है, अर्थात जो शंकुधारी वन है इन लकड़ियों का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो पता है इनकी जो लकड़ी होती है ना उससे लुगदी यानी कि कागज बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि बर्फ से बने हुए आवास को क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं इनको इग्लू कहा जाता है, क्या कहते हैं, इग्लू। आगे देखिए और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ने का काम करता है, ये आपको बताना है।
तो ध्यान रखिएगा, ये एक रास्ता है जिसको हम लोग महामार्ग कहते हैं, और अगर आप भारत देश को इस तरह से 4 दिशाओं में डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा, इसको समझने में भी आसानी होगी। तो ईस्ट साइड में जो हमारा कोलकाता है, यानी कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसका कोलकाता, वेस्ट साइड में अपने महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर में है अपना दिल्ली, और दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है, तो इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए एक महामार्ग जो है बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। कौन कौन से हैं एकदम याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ देखिए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो ट्रांस साइबेरियन महामार्ग है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे देखिए, अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका मुख्य भोजन क्या है, क्या वो लोग हम लोगों की तरह जो है दाल चावल खाते हैं या फिर इडली डोसा खाते हैं, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर इसका। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा कसावा। ठीक है, तो उन लोगों का जो भोजन है उसमें मुख्य रूप से जो शामिल होता है उसका नाम है कसावा। आगे देखिए, टूकन क्या है, ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये ना मतलब कि जो टूकन है ये अमेजन बेसिन में ही पाया जाने वाला एक जीव है। बताइए पक्षी है या फिर कोई और जीव है, बताइए फटाफट। तो भाई ये पक्षी है। ठीक है, पक्षी है और इसकी चोंच जो है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसी से इसकी पहचान होती है। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है, आपको याद रखना है हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर है। फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारा लखनऊ है वो कौन सी नदी के तट पर है। ये यूपी स्पेशल का सवाल है। मैं एक बात करना चाहूँगी, जैसे अभी मैंने ना 2-3 दिन पहले एक क्विज लगाई हुई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल के जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है वहाँ पे, और केवल इतना पूछा था कि आप लोग बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका क्या नाम है। और आपको भरोसा नहीं होगा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने गलत उत्तर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जब हम एग्ज़ाम दिए थे 2020 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को हम लोग सारस या इसी को क्या कहते हैं, क्रॉन्च, क्या कहते हैं, क्रॉन्च। ठीक है, तो याद रखिएगा, गलती ना हो, ऑलरेडी ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है यूपी टेट में। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप इसमें गलतियां करेंगे तो फिर कैसे, मतलब माफ़ी के काबिल नहीं रहेंगी ना, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो यूपी स्पेशल के बारे में कम से कम एक ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, और बाकी आपको यूपी टेट में यूपी स्पेशल एक मतलब सिलेबस का पार्ट ही है, उसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। आगे देखिए, और यहाँ से कहा जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी में पाई जाने वाली जो अंधी डॉल्फिन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सूसू। ठीक है, आप सुसु मत कहने लगिएगा उसको कहते हैं सूसू। आगे देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। पूरे विश्व की बात हो रही है कि सबसे बड़ा। अब देखिए, इसमें गर्म और ठंडे की बात नहीं दी गई है, तो हम लोग जो सबसे बड़ा वाला रेगिस्तान है वो गर्म वाला मान के बता दे रहे हैं आपको, सहारा है। ठीक है, सहारा है। अगर यहाँ ठंडा लिखा होता, ओवरऑल लिखा है, तो फिर आप समझ लीजिएगा अंटार्कटिका है। ठीक है, याद रखिएगा, जो सहारा है वो मतलब अफ्रीका का है, और अफ्रीका के उत्तरी भाग में 11 देशों में फैला हुआ है। वहीं ओवरऑल अगर देखें कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा है, ठंडा। भारत देश में भी 2 रेगिस्तान है, एक गर्म एक ठंडा। जो गर्म वाला है वो तो थार का मरुस्थल है जो कि हमारे राजस्थान में है, और ठंडा मरुस्थल हमारा लद्दाख है। अगला क्वेश्चन ना यही से बना हुआ है कि जो सहारा रेगिस्तान है कितने देशों की सीमाओं में फैला हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया 11 देशों में ये फैला हुआ है। कितना, 11 देशों में। फिर देखिए, कह रहे हैं कि लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए लद्दाख को क्या कहते हैं। ये सीटेट का ना फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ही पूछ लेते हैं कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत। ठीक है, और हाँ, इसी को ना खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। आगे देखिए, लद्दाख में पाए जाने वाले सबसे अच्छे जो क्रिकेट बैट हैं किस लकड़ी से बनते हैं, तो ये एक लकड़ी होता है सरपट टाइप का, विलो उसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विलो। तो विलो जो लकड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं बल्ला, यानी कि बैट। ठीक है, और आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के हम लोग उसका यूज कर लेते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो भाई नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात है और वर्तमान में उपयोग हो रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो ये होते हैं हमारे एक्चुअल यानी कि वास्तविक संसाधन। ठीक है, आगे देखिए,
कह रहे हैं कि वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात हो नहीं है लेकिन आगे ज्ञात हो सकती है, जिनका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी आगे, लेकिन अगर हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्निकल रिसोर्सेज हुआ कि हम उन संसाधनों का यूज़ कर सकें, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में पूछा भी गया था, मैंने ऑलरेडी करवाया भी था। भविष्य का संसाधन या संभाव्य संसाधन, ठीक है, जैसे जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले संसाधन हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी तो है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टेक्निकल रिसोर्स नहीं है कि हम उन संसाधनों को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे संभाव्य या पोटेंशियल रिसोर्सेज या भविष्य के संसाधन। फिर देखिए रिन्यूएबल संसाधन के कौन से हैं, तो ये ना सब क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसको 3 से 4 घंटे में बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए समझ लें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो हमने 3.5 घंटे के आसपास की वीडियो है, बनाया हुआ है। सीटेट को ध्यान में रख करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको मैं बता रही हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि एक भी सिंगल पॉइंट छोड़ा नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको बनाया है। और इस बार सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी से, सब वहीं से आए हैं। अगर उसने जिसको मतलब जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को देखा होगा और 1-2 बार पीडीएफ पढ़ा होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता उसका। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान में रख के बनाया हुआ था। तो आप लोग यूपी टेट के लिए भी ना, चूंकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं इसी चैनल के मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो भी वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही मतलब हाई पोटेंशियल वाली वीडियोस हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, तो वही जो मतलब कि जल्द से नवीकरण हो जाए, यानी कि जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीकरण जो मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा है या अनवीकरणीय जो संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल, वो कौन से होते हैं, तो ऐसे जिनको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे हमारे पेट्रोल डीजल हैं। अब देखो एक बार अगर आप पेट्रोल बाइक में अपने डाल लिए, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, आप उसको दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो है भंडारण भी सीमित ही है, अर्थात एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि संसाधनों का जो सावधानी पूर्वक उपयोग है, यानी कि भावी पीढ़ियों की नज़र में मतलब नज़र में रखते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सतत पोषीय या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थात आप अपनी भी ज़रूरतों को यूज़ कर सकें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस संसाधन का यूज़ करें, और इतना ना यूज़ करें अंधाधुंध तरीके से कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको गरियाते फिरें कि बताओ हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जैसे आप पेट्रोल डीजल को ही देखिए, अनावश्यक रूप से क्यों गाड़ी से जाना, अगर आपको 1 किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी से क्यों जाना है आखिरकार। आप लंबी यात्राओं के लिए जो हमारे मतलब कि साधन चल रहे हैं रोड पे, उनको क्यों नहीं यूज़ करते, ज़रूरत क्या है आपको अपनी बाइक लेके जाने की। तो इस तरीके से आप डीजल पेट्रोल को यूज़ करिए कि आने वाली जो पीढ़ी है ना वो गरियाते हुए ना जाए आपको कि बताओ हमारे पापा ऐसे थे, हमारी जो मम्मी थी वो ऐसी थी, उन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, उनको आप ऐसे यूज़ करिए कि भावी पीढ़ियों के लिए बचा भी रहे और आपकी भी ज़रूरतें उससे निकलती रहें। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषीय विकास, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है, यानी कि ऐसा संसाधन जो मानवों के द्वारा बनाया गया है। जैसे आप देखो गाड़ी वगैरह जो है ये मानव के द्वारा ही बनाया गया है, तो आप देख लीजिए, चूंकि ये जैसे ऑप्शन में रहेगा उसी के हिसाब से आपको देखना है। तो सड़क हो गई, मशीनें हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, जिस फोन के माध्यम से हमारा और आपका कनेक्शन बना हुआ है, ये भी मानव निर्मित ही है, ठीक है। आगे देखिए पेटेंट का अर्थ क्या होता है, ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। पेटेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई विचार भी हो सकता है, कोई आविष्कार भी हो सकता है, उस पे आपका एकमात्र एकाधिकार, अर्थात आपने उसको खोजा और आप उसके मालिक हैं, इस पे आपका एकाधिकार है। तो इसी को हम कहते हैं भैया पेटेंट करा लो, ठीक है, अपने नाम से। तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार ये होता है हमारा पेटेंट। आगे देखिए कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पे निवास कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुका। तो याद रखिएगा केवल 30% जो भूमि है ना उसी पे हमारे ज्यादातर जनसंख्या यानी कि 90% जनसंख्या निवास कर रही है। फिर देखिए सामुदायिक भूमि यानी कि कम्युनिटी लैंड, और मतलब इसको और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो हम लोग ना
इसी को कह देते हैं साझा संपत्ति संसाधन। क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, तो सामुदायिक भूमि यानी कम्युनिटी लैंड को क्या कहा जाता है? साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी कृषि विधि अपनाई जाती है, अर्थात पहाड़ों पे जो मिट्टी है उसका बहुत ज्यादा कटाव ना हो, उसके लिए आप कौन से तरीके का एग्रीकल्चर करने का को प्रेफर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब 2024 में नहीं, हाँ 2024 में जो हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा वेदिका फॉर्म कृषि। क्या हो जाएगा? वेदिका फॉर्म कृषि, कृषि मतलब, ठीक है, एग्रीकल्चर। आगे देखिए, कह रहे हैं समोच्च रेखी जुताई ये क्या होती है, तो बताइए कहाँ पे की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर दिख रहा है, देख ही लीजिए। तो पहाड़ी ढाल पर जो समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई की जाती है ना, उसी को कहा जाता है समोच्च रेखी जुताई। फिर देखिए, पवन गति को रोकने के लिए जो वृक्ष हैं उनको कतार में लगाना क्या कहलाता है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। और इसी को हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट, कुछ ऐसा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है रक्षक मेखला। क्या कहते हैं? रक्षक मेखला। ठीक है, तो जो हमारी हवा है जो बहुत भयानक यानी बहुत तेज से आंधी तूफान चलता है, तो देखिए मिट्टी का कटाव होता है, तो पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष को जो है कतारों में लगाया जाता है ताकि मिट्टी का कटाव ज्यादा ना हो, उस तो इसे हम क्या कह देते हैं? रक्षक मेखला। आगे देखिए, मल्चिंग क्या है कुल मिलाकर के आपको ये बताना है, तो फटाफट उत्तर देख लीजिए कि पौधों के बीच जो अनावृत भूमि है इसको जैव पदार्थ से ढक देना, ये हमारा मल्चिंग की प्रक्रिया है। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर आर लवण जल है यानी कि जो फ्रेश वाटर है जिसको हम और आप यूज कर रहे हैं, वो धरती पर कितने परसेंट है? बहुत कम परसेंट है। आप ध्यान रखिएगा, ये केवल 1% ऐसा पानी है जो हम और आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। वैसे तो फ्रेश वाटर 2% है, लेकिन उस 2% में भी 1% जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो मतलब आइस क्यूब्स में, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें, हिमनद वगैरह है, वहाँ पे है। तो हम लोग जो यूज़ कर पा रहे हैं वो केवल और केवल 1% है। ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जो अलवण जल है यानी कि फ्रेश वाटर है वो 2.7% है। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो केवल और केवल 1% है। क्यों? क्योंकि 1.7% तो आपको जो हिमनद वगैरह है वहाँ पे ही मिल जाएगा, यानी कि बर्फ टोपियों में है कुल मिलाकर के। यहाँ देखिए, मृदा निर्माण के दो मुख्य मतलब इसके मुख्य कारक कौन है, तो हम सबको पता है भाई, जनक सेल यानी कि जो जनक शैल है, और जो जलवायु है। जो भी रासायनिक गुण वगैरह होते हैं ना मिट्टी में, वो उस मतलब कि मिट्टी के जनक शैल से ही मिलती है, यानी कि जो हमारी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टान उनसे, या फिर जो अन्य चट्टान है, जिस चट्टान से हमारी मिट्टी बनी हुई है वही। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं चट्टानों से ही मिट्टियां बनती हैं। कैसे? क्योंकि जैसे कोई चट्टान है, बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम बीतेगा तो उसमें देखिए क्रैक आएगा, क्रैक के बाद फिर धीरे धीरे उस क्रैक के और टुकड़े होंगे, ऐसे टुकड़े होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो एकदम मिट्टी जैसी बन जाती है, यानी कि एकदम चिकना टाइप का हो जाता है। चिकनाइट मीन्स ये कहेंगे कि जैसे कोई पत्थर है, आप उसको बार बार चोट करते जाओ, चोट करते जाओ, चोट करते जाओ, तो एक टाइम आप देखेंगे ना एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पाउडर जैसा बन जाएगा। तो ये वही मिट्टी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मिट्टी का जो मेन गुण होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसके जनक शैल पर डिपेंड करता है, अर्थात वो कौन से चट्टान से बनी हुई है, आग्नेय से, रूपांतरित से, या फिर अवसादी से। ठीक है, और यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारे गिद्ध बेचारे हैं ये काहे लिए विलुप्त हो गए हैं। तो एनसीईआरटी में 2-3 नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम दिया जाता है, नाम जो पूछा जाता है, उसको डाइक्लोफिनेक ऐसा कुछ कहा जाता है। तो शुद्ध शुद्ध यहाँ देखिए, डाइक्लोफिनेक नाम वही है कुल मिला करके। तो ये दवा जो है ना कैसे असर करती है, क्यों बेचारे जो गिद्ध हैं वो मारे जाते हैं, तो ये पशुओं को, ये जो दवाई का नाम आप देख रहे हैं, ये पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक गोली है। ठीक है, अब जैसे कोई पशु इसको खाया और खा गया और सपोज दैट वो मर गया, तो ये जो दवा है ना उसके शरीर में रह गई। जब इन पशुओं को जो मर गए उनको जब आपने फेंक दिया कि जाओ गिद्ध कौवे आएंगे खा जाएंगे, तो जो बेचारे गिद्ध हैं जब इनको खाया करते थे, तो इससे, इस दवा के असर की वजह से जो गिद्ध है उनकी किडनी फेल हो जाती थी, और यही कारण है कि बहुत तेजी से जो गिद्ध हैं बेचारे वो मरने लगे। अब देखो आजकल आपको कहीं भी मतलब गिद्ध वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं, बचपन में हमारे हम सुनते थे कि कहते थे कि धीरे धीरे जितना गिद्ध है सबको सरकार खिंचवा लेगी, मतलब सरकार सबको मार डाली। ऐसा नहीं था। लोग जो है ना कुछ भी बता दे तो उस पर आप भरोसा मत करिएगा। सरकार ने ही मरवा डाली। ये जो दवाई है ना, इस दवाई की वजह से ये बेचारे गिद्ध मारे गए सब। ठीक है, तो इसी वजह से अब गिद्धों का संरक्षण वगैरह किया जा रहा है ताकि बचे रहें, ऐसा ना हो कि ये विलुप्त हो जाए, कुल मिला करके ये प्रजाति ही विलुप्त ना हो जाए।
यहाँ देखिए साइट्स क्या है, और पता है बचपन में क्या होता है, जैसे पेरेंट्स जो चीज़ें बता देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाती है। हम लोग सुनते थे कि अच्छा सरकार कितनी क्रूर है, मतलब काहे लिए बेचारे जो जानवर हैं उनको मार डाल रही है। अब हम लोगों को क्या पता था कि भाई हम लोग अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि जो पशु हैं उसे तो हम लोग ही पालते हैं, उनका दूध निकालना है, उनको वैसे भी बेच देना है पैसा के लिए, और उनके दर्द के लिए हम लोग दवाई दे रहे हैं और जो दवाई है वो बाद में जो है इन मतलब जो पक्षियाँ हैं उनको नुकसान कर रही है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे सरकार को पता चला फिर उन्होंने एक्शन लिया, कहा कि नहीं भाई अब ये दवा बंद करो, ठीक है? चलिए आगे देखिए साइट्स क्या है कुल मिलाकर के, ये आपको बताना है। तो ये ना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो फ्लोरा और फौना के संरक्षण के लिए किया गया है। तो इसका जो उत्तर है ध्यान से देख लीजिए, वन्य जीव और वनस्पतियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है साइट्स। आगे देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके साइट्स का फुल फॉर्म बताइएगा। कहना है कि बिना खोदे गए कूपों से जो खनिज है इनको बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, तो इसी को कहा जाता है ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। चलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवेधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धात्विक खनिज किन सैलों में पाए जाते हैं, बताइए। ऐसे धात्विक का मतलब समझ आ रहे हैं, जिनमें जो चुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, इस टाइप की चीजें। तो धात्विक खनिज किन सैलों में मिलते हैं ये आपको बताना है। तो आप याद रखना कि जो हमारी कायांतरित और जो आग्नेय शैल हैं, यानी कि जो आग्नेय और कायांतरित यानी कि मोटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं, उन्हीं में उनसे जो मतलब कि खनिज बनते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं धात्विक खनिज, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे बनने वाले खनिज कुल मिलाकर के उनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाएंगे। कह रहे हैं कि विश्व में लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन से महाद्वीप के द्वारा किया जाता है, या कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क है उसका उत्पादन होता है, आपको ये बताना है। महाद्वीप की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि विश्व की सबसे गहरी जो सोने की खान है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सी है वो गोल्ड माइन जो सबसे गहरी है। तो हमारी एनसीईआरटी में ना इसमें दो नाम दिए गए हैं, एक तो जो हमारी कोलार गोल्ड माइंस है वो, और एक दक्षिण अफ्रीका की खान है वो। तो इसको आप ध्यान रहिएगा। कोयले को किस उपनाम से जाना जाता है, तो मैंने भी बताया हुआ था कि कोयले को ही हम लोग अंतर्हित धूप भी कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए क्यों कहा जाता है, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। कह रहे हैं पेट्रोलियम और इसके उत्पादों को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं इसको। तो ये है हमारा ब्लैक, क्या डायमंड, नो ब्लैक गोल्ड। ठीक है, क्या है? ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को इसकी महंगाई की वजह से कहा जाता है भैया ये काला सोना है, यानी कि ब्लैक गोल्ड है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं विश्व का पहला जो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है वो कौन सा था, बताइए। नॉर्वे था क्या? बिल्कुल नॉर्वे ही था। ठीक है। कह रहे हैं परमाणु ऊर्जा यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये कैसे प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर जाने रहिएगा, यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से। ठीक है, आगे देखिए। भारत में जो जियोथर्मल एनर्जी के संयंत्र हैं, यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो है, इसका संयंत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फटाफट बताइए। तो ये ना आपको हिमाचल प्रदेश और जो हमारा लद्दाख वाला इलाका है उधर देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखिए मणिकरण, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा घाटी लद्दाख में। आगे देखिए विश्व का पहला जो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ बनाया गया था, फटाफट बताइए। और इसका सही उत्तर होगा हमारा, क्या हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रांस। ये देखिए। फिर देखिए बायोगैस किसका मिश्रण है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। ठीक है, CO2 और CH4। कह रहे हैं एग्रीकल्चर किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको पता है हम लोग ना जब पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स देखिए नाम ही नहीं याद आता। तो इकोनॉमिक्स में ना सबसे पहले हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो पॉइंट है ना ये हमारे ज्योग्राफी में ही क्लास 8 में दिया गया है, और इसके बारे में बताया है कि जो प्राथमिक सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आती हैं, जैसे गेहूं उत्पादन करना, कपास उत्पादन करना, मछली पालना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। वही जो डेयरी उद्योग वगैरह है ना, मतलब जो डेयरी फार्म है, उद्योग नहीं कहेंगे, जो डेयरी फर्म है वो भी एक तरह का क्या है, प्राथमिक मतलब की क्रिया में ही आ जाता है। वही जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, जैसे गेहूं से मतलब कि आटा बना करके बिस्किट बनाना। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी फैक्ट्रीज वगैरह, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला काम होता है। उसके बाद जो टर्सरी सेक्टर है उसे हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे शॉपकीपर हो गया, जैसे मैं, मेरे द्वारा किया जा रहा जो काम है ये क्या है, ये टर्सरी सेक्टर में आने वाला काम है, यानी कि सेवा क्षेत्र का ये काम माना जाएगा। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है ये किस प्रकार की क्रिया है, तो भाई ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जो है सेक्टर में आने वाली क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है।
जो रेशम कीट है इनका वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे हुए थे। तो रेशम कीट का पालन जो है वो सेरीकल्चर है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर है, ठीक है, याद रखिएगा। मत्स्य पालन ये पिसीकल्चर है। सब मैंने करवाया हुआ था और हमारे इसी बार के एग्जाम में पूछा गया था सीटेट में। फिर देखिए अंगूरों की खेती, ये वाला भी पूछा गया था, याद है कि नहीं? द्राक्षा कृषि, विटिकल्चर, ठीक है। फिर सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये क्या कहलाता है? बताइए, फ्लोरिकल्चर है क्या? बताइए फटाफट। अक्सर ना दिमाग में आता है फूल फ्लावर होता है तो इसका मतलब फ्लोरिकल्चर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हाइप जरूर कर दीजिए। आपका मन करे तो एक बार हाइप करिए, वरना 3-3 बार हाइप कर दीजिए। बस हाइप कर दीजिए जम के, और एक प्यारा सा कमेंट करके भी आप थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका उत्तर पूर्वी भारत में क्या इसका नाम है? आपको पता है ये ना केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यूपी का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि जो उत्तर पूर्वी भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है झूम कृषि। क्या कहते हैं? झूम कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम क्या है? भाई इसके बहुत सारे नाम हैं, हर देश के अलग अलग, हर देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, रोका कहते हैं ब्राजील में, लदांग कहते हैं मलेशिया में। तो जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे और कुछ पता हो या ना हो, ठीक है। और झूम कृषि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं, ये बता ही दिया हमने आपको। कह रहे हैं कि गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? बताइए, क्या पटसन है क्या? कपास तो नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा? कपास को पता है सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है। आप बताओ सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा अपना पटसन। क्या हो जाएगा? पटसन, ठीक है, पटसन। ये है सुनहरा रेशा नहीं गोल्डन फाइबर। फिर देखिए कॉफी के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ये भी हमारे सीटेट में पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था चाय और कॉफी के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए। बताइए, क्या ये ठंडी जलवायु में मिलती है क्या? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो ऐसी मतलब कि जलवायु होनी चाहिए जो गर्म हो और थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो बेहतरीन मानी जाती है कॉफ़ी के लिए। फिर देखिए कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है? देश की बात हो रही है, भारत देश के भीतर कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसकी बात नहीं हो रही है। तो कॉफ़ी जो है ना ये सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है वो उत्पादन करता है। कौन? ब्राज़ील। आगे देखिए कह रहे हैं कि मक्का यानी मेज को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए मकाई को और क्या कहते हैं? तो यही तो है, पॉपकॉर्न यानी कि कॉर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्न या पॉपकॉर्न, जो भी कह लें आप। उद्योग यानी इंडस्ट्री किस प्रकार की क्रिया है? अभी बताया कि जो मतलब कि उद्योग वगैरह हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि सेकंड या द्वितीयक क्रिया। फिर सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है? तो जो उभरते हुए सेक्टर हैं जैसे आईटी सेक्टर वगैरह हैं इन्हें कहा जाता है मतलब क्या बोलते हैं? सनराइज उद्योग, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोबारा से। देखिए टिस्को की जो शुरुआत है 1907 में कहाँ हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो मार्क करके रख। और इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा हमारा जमशेदपुर, ठीक है। कहाँ पे? जमशेदपुर। और ये जमशेदपुर कहाँ है? साक्षी झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पे? साक्षी झारखंड में। आगे देखिए कह रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? बताइए क्या पता है मैनचेस्टर है क्या एग्जैक्टली? तो जो मैनचेस्टर है ना ये मतलब कि सूती वस्त्रों का उत्पादक है। कहाँ का? लंदन का। तो जो भी सूती वस्त्र के उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे लंदन में जो है उसका नाम मैनचेस्टर ही है, लेकिन भारत में भी जो अहमदाबाद है उसको कह दिया जाता है कि ये भारत का मैनचेस्टर है, तो गुजरात के अहमदाबाद को। वहीं जापान का जो मैनचेस्टर है ये ओसाका हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन घाटी ये कहाँ है? तो आप ध्यान रखना ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है। भारत में भी इस तरह की सिलिकॉन वैली है, मतलब कहलाने वाला इलाका है। कौन सा? तो ये ना जो हमारा कर्नाटका है उसके बैंगलोर वाले इलाके को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए ग्रेट लेक्स के नाम क्या है? पता है जो मतलब कि अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें कनाडा और यूएसए ये जो जो मतलब जो दो सॉरी जो दो कंट्रीज या देश हैं उनके मध्य में ना 5 लेक्स यानी कि झीलें हैं, उनको कहा जाता है कि ये ग्रेट लेक्स हैं। उनके नाम आपको पता होना चाहिए, फटाफट देख लीजिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। पता है इससे ना क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे सुपीरियर के तट पे कौन सा शहर है, ह्यूरॉन के तट पे, इन सब के तटों पे कौन सा है, लेकिन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दिया है तभी आपको पढ़ना है, नहीं दिया है तो ओवरबर्डन क्यों होना है, ठीक है। चलिए फिर कह रहे हैं भारत में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ये कब बनाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार हमारे एग्जाम में बना हुआ है। और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 1985 में, ठीक है, 1985 में।
आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या कोई ऐसा है जो 1985 में जो है जन्म लिया हो और हमारे साथ पढ़ रहा हो? बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन-सा है? बताइए, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, सॉरी देश नहीं, महाद्वीप की बात हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है अपना एशिया ही होगा सबसे ज़्यादा, जहाँ पे इंडिया और चाइना जैसी पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हों, उनसे ज़्यादा कहीं और जो है जनसंख्या कैसे हो सकती है? तो भाई अपना एशिया ही है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो बताइए क्या प्रति? जो मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, उसमें रहने वाले लोगों की जो संख्या है, उसे हम कह देते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के भीतर जितनी जनसंख्या निवास करेगी, उसे हम कहेंगे कि वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। भारत देश का जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए कितना है। जहाँ तक मुझे पता है अकॉर्डिंग टू मतलब कि अ, क्या बोलते हैं जनगणना 2011, उसके हिसाब से 382 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हो तो आप मुझे सही करके बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है 382 है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं जनगणना 2011 के आंकड़ों में कुछ और रहा है, तो आप कमेंट करिएगा। कह रहे हैं कि विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है, आप देखिए मात्र और मात्र 51 है। भारत देश का देखिए 382, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत देश में 382 लोग रह रहे हैं। वहीं पूरे विश्व की बात की जाए तो एवरेज 51 लोग रह रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, जो जनसंख्या का पिरामिड है वो क्या दर्शाने का काम करता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश की जनसंख्या संगठन यानी कि आयु, लिंग वगैरह को दर्शाता है। ये जो बर्थ रेट है ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बर्थ रेट क्या होता, तो इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 मतलब कि जन्म पर जो जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है? तो ये देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित जन्म है इनकी संख्या, मतलब जो बच गए हैं, ऐसा नहीं जो मर गए बेचारे उनकी बात नहीं हो रही, जो बचे हुए हैं उनकी बात हो रही। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, तो जन्म और मृत्यु दर जो है इसके अंतर को हम लोग कह देते हैं प्राकृतिक मृत्यु दर। ठीक है? देखिए, नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकरा जो पिरामिड है ये क्या दर्शाता है, यानी कि जिसका आधार तो चौड़ा है, यानी कि बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है एकदम सकरा होता जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया था मेक्सिको का पिरामिड, याद आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं कि बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है? यानी कि बच्चे पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, मर भी जो बहुत ज्यादा रहे हैं। तो खत्म हो गया ना? हाँ, 180 क्वेश्चन हमने लिया था, टोटल 180 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो आई होप आपने एक फैक्चुअल डेटा को देखा होगा और आपको बहुत सब कुछ नया-नया कुछ ना कुछ तो इसमें आपको नया जो है आंकड़ा मिला ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने प्रयास किया था कि क्लास 6 टू 8 ज्योग्राफी को एक मतलब कि सरसरी निगाह में कैसे आप पढ़ सकते हैं, ये आपको दिखा दिया जाए कि क्या-क्या पॉइंट्स इसमें दिए हैं। बाकी डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए हमने पढ़ाया भी था अपनी जी जान लगा कर के। अब वही काम हमको यूपी टेट में करना है, बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जितना हो सके उतना शेयर वेयर करके, लाइक वाइक करके एकदम प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अब हम थोड़ा-सा जो अपनी क्लासेस हैं उसको चेंज करेंगे। चेंज ऐसे करेंगे कि ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके मन में ये कमी खले, अरे यार हिस्ट्री पढ़ भरे रहे हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी छूटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसे लेके चलेंगे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों के मिक्स क्वेश्चंस कराते हुए चलेंगे। और मैंने विचार किया है कि पूरा फाइनल में जब सब कुछ सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट में ना जैसे क्लास 8 की ज्योग्राफी मैंने खत्म की थी नोट्स के माध्यम से, वैसे एक बार कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी। तो उससे क्या होगा, ना आपका कोई कंसेप्ट छूटेगा, ना आपको कोई फैक्ट छूटेगा, ना एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाएंगे उसमें कोई दिक्कत होगी। तो ये मेरा प्लान है, बस आप लोग सपोर्ट जैसा करेंगे उसी तरीके से हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हाइप तो जरूर करना है, उसको तो भूलना ही नहीं। चलिए बाय बाय।